डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल. दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर. आप सभी लोग थंबनेल पे देख रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का जो आपका ये एग्जामिनेशन आउट हुआ था 31 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी. 20th अप्रैल तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी. यू स्टिल हैव टाइम इफ़ यू फाइंड दैट यू आर एलिजिबल. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यू शुड फिल आउट द फॉर्म. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, आप अपने इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको पीएसबी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आगे बढ़ूंगी. आज के इस वीडियो में बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन हम करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और कितना सिलेबस आपको एक्चुअली यहाँ पे कवर करना पड़ेगा. तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ. बट उससे पहले ही आपकी जो फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है वो 20 तारीख है. 20th अप्रैल हमारे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो मेक श्योर करें आप उससे पहले फॉर्म भर दें. अच्छा, अब एक ये इंटरनल काइंड ऑफ न्यूज़ है, ये श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने डेट दी नहीं थी एग्जाम की. लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरनली कनेक्टेड है तो आपको पता चलेगा कि शायद ये एग्जाम आपका मई में हो सकता है. तो 15 मई के अराउंड ये एग्जाम आपका हो सकता है या 15 मई के बाद भी हो सकता है. अगर 15 मई के बाद की डेट आती तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देयर आर स्पेकुलेशन कि शायद मई में ये एग्जामिनेशन हो जाए. ठीक है, और इंटरव्यू की डेट तो वैसे भी बाद में पता चलेगी जब आपका एक बार एग्जाम हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद ही हमें इंटरव्यू के बारे में पता चल पाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक देयर इज सम इशू. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले. तो एक तो हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करने वाले कि इसका जो एंटायर सिलेबस है उसको हमें कैसे कवर करना है और वो उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली हैं सिलेबस में. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ द सिलेबस टुडे, और उसके साथ साथ कट ऑफ स्कोर भी मैं आपको बताने वाली कि आपको क्या स्कोर लेकर चलना है. तो ये दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा 120 नंबर का, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, और उसके बाद आपको हो सकता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ जाए. ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, लेकिन आपने जिस स्टेट से भरा है उस स्टेट की जो लोकल भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें आपको पढ़ना लिखना बोलना और समझना आना चाहिए. अगर वो लोकल भाषा आपके 10th या 12th की मार्कशीट में एज अ सब्जेक्ट है तो फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने 10th या 12th में वो लोकल भाषा वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत पड़ेगी. ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक नज़र एग्जाम पैटर्न पे डालनी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम पैटर्न से आपको कट ऑफ पता चलेगी. तो जो एग्जाम पैटर्न आप लोगों का है वो कुछ यूँ है. ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो आपका है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है. अगर आप इस एग्जाम पैटर्न में ठीक से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी बैंकिंग नॉलेज, क्योंकि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं. दूसरी प्रायोरिटी पे आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी, यानी कि इसमें जनरल अवेयरनेस भी होगा और इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होंगे. ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे. दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डेफिनेटली अगर मैं देखूँ आपके मार्क्स के वाइज तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, और उसके बाद आखिरी में 4th नंबर पे प्रायोरिटी रखता है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड. ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बार बार बताती हूँ वैसे, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, एस्पिरेंट्स को नहीं पता, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर नहीं आएगा. बेसिकली दिस इज योर रीजनिंग सब्जेक्ट. क्या है ये आपका जो है रीजनिंग सब्जेक्ट है और वही यहाँ पे पूछा जाएगा. ठीक है, ये सिमिलरली सीबीओ जैसा है. जैसे सीबीओ की रीजनिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आप में से कोई सीबीओ वाला भी यहाँ पे है कैंडिडेट, तो जो सीबीओ की रीजनिंग में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट वही सिलेबस है, कॉपी पेस्ट करके आप उसको पढ़ सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी आपसे कि ये जो देखो यहाँ पे एक चीज़ दी है, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर. अगर आपने कोई आंसर गलत मार्क कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है. देन दूसरा है कि आपकी सेक्शनल टाइमिंग है. आप देख रहे हैं कि हर सेक्शन के लिए आपको अलग से टाइमिंग दी गई है, यानी कि आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा. और तीसरा है कि आपको सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ निकालनी पड़ेगी. अच्छा, सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ का बेसिक यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ. यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ दी गई है कि सेक्शन वाइज आपको मिनिमम मार्क्स कितना स्कोर करना है, 40% स्कोर करना है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो जो हमारा अनरिजर्व्ड सेक्शन है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन दोनों ही सेक्शंस इन दोनों ही कैटेगरीज को
कम से कम 40% हर सब्जेक्ट में लेकर आना है ताकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाइड मानी जाए। वहीं पे जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट है यानी कि SC ST PWBD है, उनको 35% कम से कम हर सेक्शन में लाना है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये सेक्शन है इंग्लिश, तो इंग्लिश का अगर आप निकालिए 40%, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो इंग्लिश का 40% अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अनरिजर्व और EWS को कम से कम 12 नंबर लाने होंगे। वहीं पे अगर बैंकिंग नॉलेज की बात करें तो इनको कम से कम 16 मार्क्स लाने होंगे। इनकी बात की जाए तो इनको कम से कम 12 लाने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तो कम से कम यहाँ पे आपको 8 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो आपको सेक्शन वाइज ये बेयर मिनिमम है, यानी कि जो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको हर सेक्शन में ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, इंग्लिश में 12, बैंकिंग नॉलेज में 16 और जनरल अवेयरनेस में 12 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 8, इतना मिनिमम मार्क्स लेकर आना है ताकि आपका हर सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। और वहीं पे ये मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे हमारी रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो कि SC ST PWBD है। इतना क्लियर हुआ। अगर आप इन मार्क्स को जोड़ते हैं अगर आप इन मार्क्स को जोड़ते हैं तो ये मार्क्स आपके अराउंड ये निकल कर आएगा टोटल आपका कितना, 48 मार्क्स। अगर मैं केवल अपने सेक्शनल मार्क्स के ही हिसाब से अपना मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है कि मैंने बस इतना ही नंबर पाए हैं जितने यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आप इन सारे मार्क्स को जोड़ोगे तो ये 48 मार्क्स आपके बनते हैं। लेकिन क्या 48 मार्क्स एनफ होंगे? आई थिंक नहीं, आपको थोड़े ज़्यादा नंबर लाने हैं। रीज़न उसका ये है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स में से होगा। और उस 100 मार्क्स में से एक्चुअली क्या होने वाला है, जो आपका रिटन एग्जाम 120 मार्क्स का है, आपका रिटन एग्जाम्स के मार्क्स कितने, 120, ठीक है। तो आपका जो रिटन एग्जाम 120 मार्क्स का है, रिटन एग्जाम कितने का है, 120 मार्क्स का है। आपका इंटरव्यू कितने का है, 50 नंबर का है, ठीक है। इंटरव्यू को ज़्यादा वेटेज नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, 120 का 70% लेने वाले हैं। 120 का 70%, अब सपोज आपने 120 में से कितने नंबर पाए, जितना अभी आपने देखा कि आपके 120 में से केवल 48 मार्क्स आए, ठीक है। या मान लीजिए आपने 120 में से, चलो 48 नहीं, इसको थोड़ा लमसम कर लेते हैं, 48 की जगह इसको मान लेते हैं कि हमने 50 नंबर पा लिए, ठीक है। तो अगर आपके 120 में से 50 नंबर आए तो इस 50 नंबर का आपका क्या लिया जाएगा, 70% लिया जाएगा। तो 7 5 35, यानी कि 35 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। और वहीं पे अगर आपके इंटरव्यू में 50 मार्क्स में से सपोज आपके कितने आ गए 50 में से सपोज आपने 20 मार्क्स गेन कर लिए, है ना। 50 में से आपने सपोज इंटरव्यू में 20 मार्क्स गेन कर लिए। ऑब्वियसली आप ज़्यादा करोगे, मैं एक मिनिमम बता रही हूँ। अगर आपके इंटरव्यू में 50 में से 20 नंबर आए तो 20 का 30% लिया जाएगा, यानी कि 6 मार्क्स। तो आपका टोटल ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 41 अराउंड। तो दिस इज़ नॉट इनफ आउट ऑफ 100। आपको आउट ऑफ 100 जो अपना स्कोर लेके चलना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो आउट ऑफ 100 आपका एक स्कोर होना चाहिए, वो होना चाहिए अराउंड एंड अराउंड आप 70 आसपास स्कोर को टारगेट करेंगे। 70 आसपास स्कोर का टारगेट तब हो पाएगा जब हम 50 में से अराउंड 35 प्लस अपने आप को देख रहे होंगे। और यहाँ पे 120 में से इस रिटन एग्जाम का ज़्यादा मैटर करेगा। इस 120 मार्क्स में से आप अराउंड कम से कम आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपको 80 कुछ मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना जरूरी है। अब मिनिमम ऑफ 80 मार्क्स आपको यहाँ पे भी स्कोर करना जरूरी है, तब आप सेफ जोन में होंगे। तो ये आपका एक मैंने आइडिया दिया है आपको कि इतना मार्क्स आपको जरूर यहाँ पे जो है स्कोर करने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेबस पे। तो आज की क्लास का जो दूसरा एजेंडा है, आज का वीडियो का दूसरा एजेंडा है आपका सिलेबस डिस्कशन करना। सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज योर बैंकिंग नॉलेज। और बैंकिंग नॉलेज के आपके 40 मार्क्स आने वाले हैं। बैंकिंग नॉलेज का ये एंटायर सिलेबस है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइन बाय लाइन आप अगर अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो एक एक टॉपिक को आप सर्च करके गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं, नोट्स निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं बता दूं, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग ऑफ बैंक कैसे काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी गाइडलाइंस, उसके डायरेक्शंस, उसके सब्सिडियरीज, साथ ही साथ RBI के द्वारा लिए गए नए इनिशिएटिव, साथ ही साथ RBI के सर्कुलर्स, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, मॉनिटरी पॉलिसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, NBFCs बहुत इंपॉर्टेंट है, NPA काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरफेसी एक्ट है, PCA है, बेजल नॉर्म्स है, टाइप्स ऑफ रिस्क है, लोक अदालत है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ नबार्ड और नबार्ड की हिस्ट्री को लेके कई बार आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाता है, कई बार आपके यहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका एक लेमेन तरीके पे आपको एक आइडिया होना चाहिए नबार्ड की हिस्ट्री को लेके, ठीक है। देन पेमेंट बैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन इंपॉर्टेंट, NPCI और उसके प्रोडक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मनी M0 M1,
टाइप्स ऑफ बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, लोन्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ एटीएम, फाइनेंशियल टर्म, जो फाइनेंस में यूज होने वाली टर्म्स और उनके एब्रीविएशन भी एक आध कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा स्कीम है या ऐसी कोई भी स्कीम जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंस से अपना फाइनेंस जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है या फाइनेंशियल हेल्प करती है लोगों को, वो उस तरीके की स्कीम जिसका एक एग्जाम्पल है आपकी मुद्रा योजना। ठीक है, इस तरीके की स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाली जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स आपकी जो जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा उसमें भी काम आ जाएंगी। तो मतलब आप यहाँ पढ़ोगे और ये ना थोड़ा सा रिलेटेबल होगा, जनरल अवेयरनेस वाला जब हिस्सा आप पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमी वाले हिस्से में से काफ़ी चीज़ें इसकी जो हैं वो आप वहाँ पर भी पढ़ोगे तो आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा जो है 30 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी। ठीक है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें कि जीडीपी और उसके मेजर, यानी कि जीडीपी क्या है, जीडीपी के साथ साथ उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, राइट, वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आपका देखो वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आ गया। फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन एंड इट्स इंडिकेटर्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो इतने भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है उन सब की यहाँ पे आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेशनल करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आरबीआई न्यूज़, तो इकोनॉमी से या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी आपका आरबीआई वाला सिस्टम है, आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी होगा, आरबीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आरबीआई से रिलेटेड आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। आरबीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से करिएगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस की न्यूज़, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग, ये जो है ये तब की बात है जब आपका सारा कुछ हो जाए तब आप इसको देख सकते हो। इनसे आपके एक दो क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि इस पूरे एरिया से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका जब ये सारी चीजें हो जाए, क्योंकि दिस इज अ मेजर एरिया, जब ये सब हो जाए तब जाके आप इस पे आ सकते हैं। अगर नहीं टाइम मिलता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो ये जो स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जो इतना एरिया है आपका, ये कंप्लीटली आपका ग्रामर बेस्ड है। तो बिना ग्रामर के काम शायद नहीं चल पाएगा, ग्रामर पे थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत पकड़ आप प्रैक्टिस से बना सकते हो। देन fill in the blanks, word arrangement, rearrangement, word swap, reading comprehension, ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस, ये सारा का सारा वो एरिया है जो आपके रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। रीडिंग स्किल्स के लिए आप एक काम कर सकते हो, दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल। ये आपके रीडिंग स्किल्स को हमेशा बढ़िया से सुधारता है। और ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मिक्सचर है, ये ग्रामर का और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या है, ये मिक्सचर है। तो अगर आपको ये ठीक से आ गया, ये ठीक से आ गया, तो आप ये भी ठीक से कर पाएंगे। अगेन दिस विल रिक्वायर प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। देन आता है आपका चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि 20 मार्क्स का होने वाला है, विच इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड कहने के लिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट बेसिकली ये है रीजनिंग ही। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी सीबीओ वाली जो प्रैक्टिस क्लासेस है, ठीक है, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, ठीक है, सीबीओ के लिए जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप मेरे नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उतने को कर लो, आपका उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, उतना कर लीजिए। मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे करना है, और फिर उस पर प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट लगा लेना। ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा। और आपको यहाँ पे 20 मार्क्स में से आपका जो टारगेट रहेगा एग्जाम के लिए, वो मैक्सिमम आपका टारगेट रहेगा कि आप 12 to 13 क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि जिस तरीके का पेपर का लेवल आएगा उसमें हम 12-13 क्वेश्चन कर पाएंगे 20 मिनट के अंदर, प्रोवाइडेड क्योंकि आप एक बैंकर्स हैं और बैंकर्स होने के कारण हमें उतना टाइम मिलेगा नहीं प्रैक्टिस का। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी वाले, उसको आप फिर भी कर पाओगे। और अगर बिल्कुल नए हो फिर दिक्कत हो जाएगी। नए तो खैर नहीं हो गए, क्योंकि आपने अपना बैंक अगर ज्वाइन करा है तो आपने कभी ना कभी IUPAC या SBI एग्जाम दे के ही बैंक ज्वाइन किया होगा। बट स्टिल, क्योंकि एक बार हम जॉब में आ जाते हैं तो हमारा वो प्रैक्टिस छूट जाता है, तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि हमारी उतनी पकड़ ना हो, प्रैक्टिस ना हो। तो उस बेसिस में आपको बोल रही हूँ कि मैंने CBO के प्रैक्टिस सेशंस ले रखे हैं 2025 का। आप चेक करना, आपको सारे उसमें CBO की क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से कर लेना, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आप उस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि टेस्ट लगा सकते हो। टॉपिक इतने ही रखेंगे, टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नंबर सिंबल कोडिंग करिए, कोडेड ब्लड रिलेशन करिए, कोडेड डायरेक्शंस करिए, कोडेड इनइक्वालिटी करिए, स्लॉक्स करिए। स्लॉक्स को भी अभी के लिए अगर आपको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्लॉक्स एट ऑल, तो इसको छोड़ सकते हैं। देन इसको कर लीजिए, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। अगर टाइम बचे,
अगर टाइम बचे तो आप इसको कर सकते हो। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो इसको जरूर करिए। मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि शायद आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समय लगेगा, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, आप जल्दी समझ लेते हो, तो आप समझ के फिर कर सकते हो। बट ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस वाला नहीं है, ये टॉपिक पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर प्रैक्टिस वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया है आपके सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट्स का। नाउ जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तैयारी करने के हमेशा आपके पास दो माध्यम होंगे, दो तरीके होंगे, दो मीडियम होंगे। वन कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी, सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं। सेकंड है कि हम एक गाइडेड मेंटोरशिप के अंदर करें, जहाँ पे मेरा काम रिसर्च नहीं है, मेरा काम है आके अपना टाइम देना, क्लास करना, क्लास के नोट्स लेना, क्लास के नोट्स या क्लास की जो प्रैक्टिस शीट्स है उनको लेना, जहाँ पे डाउट आए अपने मेंटोर से पूछना, कोई गाइडेंस चाहिए तो मेंटोर से पूछना। मेरे पास सारी राइट रिसोर्सेज, राइट मेंटोर्स, राइट गाइडेंस जो है वो मुझे एक पैकेज में मिल जाएगी, तो आप इस बैच में जा सकते हो। अगर मैं आप लोगों के एग्जाम की बात करूं तो हमारे पास शायद अब टाइम कम है, अभी हम श्योर नहीं है कि मई में ही एग्जाम हो जाएगा, बट हाँ इस तरह की जो है न्यूज़ सुनने में तो आ रही है। इसमें मैं अब कंफर्म मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में आया नहीं है, राइट। तो अगर आप बीइंग अ बैंकर, देखो अगर घर बैठ के तैयारी करो तो आपके पास काफ़ी टाइम है कि भाई आप रिसर्च डेवलपमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो कहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। और लेकिन अगर आप जॉब के साथ तैयारी करने का सोच रहे हो, टाइम लिमिटेड है, तो फिर आई विल हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराएगा लिमिटेड टाइम के अंदर, ये मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो इसमें आपके ये सभी फैकल्टीज जो है आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। साथ ही साथ इस बैच में आपको कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इन वीडियोस को देख के आप अपना सिलेबस जल्दी भी कवर कर सकते हो और अपने आप को एग्जाम रेडी बना सकते हो। दिस इज द डिस्काउंट कोड फॉर द सेम। आप इस डिस्काउंट कोड का यूज़ करके अपने आप को इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। द कोड इज डाउन योर वीडियो के नीचे भी आपको कोड दिखाई दे रहा है, यही कोड आपको इस्तेमाल करना है। नाउ कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे लगाया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्टली कर लीजिए। अड्डा की एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगी, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में जाइएगा ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद हमें आना है यहाँ पे, इस रेगुलेटरी बॉडी को सेलेक्ट करना है। रेगुलेटरी बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का बैच सबसे टॉप में। यहाँ पे बैच मिला, इस बैच पे क्लिक कीजिए। बैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ करने के बाद अभी आपको दिख रहा है 0% डिस्काउंट। जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाना है आपको, जो आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहा है Y651, आप कर दोगे अप्लाई, और अप्लाई करते ही आपके ये बैच की जो फीस है वो आपकी हो जाएगी 2500। ये आपको मिल रहा है डिस्काउंट कोड लगाने पे 79% का डिस्काउंट। वैलिडिटी है आपकी 9 महीने की, 9 मंथ तक ये बैच आपका वैलिड रहेगा। आप इसमें आके अपनी क्लासेस कर सकते हैं। द डिस्काउंट कोड इज Y651। इसको लगाना मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको 79% का डिस्काउंट मिलेगा। रेस्ट अगर कोई भी डाउट अभी आपका फिर भी रह गया तो मुझे वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।